गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई 4100 वैकेंसीज की परीक्षा का अभी तक कोई अता पता नहीं है। साथ ही यूपीएससी की विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा का भी कहीं अता पता नहीं है। लॉजिक दिया गया था, तर्क दिया गया था कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होगा, उसके बाद ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। कैबिनेट से पास हो चुका है, सदन से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक ये जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है अस्तित्व में नहीं आ सका है और अभी इसके अस्तित्व में आने में समय लगेगा, ये भी है। और अगर ये अस्तित्व में आने में समय लेगा, वहीं दूसरी तरफ जो हमारे केंद्र का सत्ता पक्ष है उसको विपक्ष के गठबंधन के सामने अपनी हार नज़र आ रही है। और इसी वजह से जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने फटाफट के अंदाज में वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक शगुफा है वो छोड़ दिया है और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। वो रिपोर्ट देगी और वो कहेगी, जैसे भी कहेगी कि इलेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और जो सत्ता पक्ष चाहता है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव करा दिए जाएं, और अगर लोकसभा के चुनाव नवंबर दिसंबर में होते हैं तो यकीन मानिए आपकी ये जो भर्ती परीक्षाएं हैं ये और लंबे समय तक अटक जाएंगी। जी हाँ, क्योंकि अभी 1-1.5 महीना तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अस्तित्व में आने में लगेगा, उसके बाद उसकी कार्यप्रणाली शुरू होगी और जब उसकी कार्यप्रणाली शुरू होने का टाइम आएगा, ऐसे में अगर दिसंबर जनवरी में चुनाव होता है तो आचार संहिता लग जाएगी, तो फिर ये आपकी जो परीक्षा एक लंबे समय तक फंस जाएगी। जी हाँ, ये एक बड़ी समस्या जो है यहाँ पर पैदा हो गई है और इसीलिए जो प्रतियोगी छात्र हैं उन्होंने मांग की है कि अधिनियम में संशोधन करते हुए और जो वैकेंसीज निकाली गई थी उनमें रिक्त हुई रिक्तियां जोड़ते हुए यथाशीघ्र परीक्षा तिथि घोषित की जाए। जी हाँ, अधिनियम में संशोधन के साथ मांगा गया नया शिक्षा आयोग व भर्ती। वर्ष 2022 के भर्ती विज्ञापन से जुड़े रिक्त पद हुए हैं, नए पद खाली। शिक्षकों का शोषण रोकने के लिए जुड़े चयन बोर्ड की दोनों धारा। जी हाँ, तो ये जो नया अधिनियम है इसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो 2 धाराएं हैं, जिसमें के सेवा सुरक्षा अधिनियम है उसको हटा दिया गया है। मैनेजमेंट जब चाहे जब उस एक शिक्षक को हटा सकता है, परेशान कर सकता है, तो उसी को जोड़ने की बात इसके अंदर की गई प्रतियोगियों की तरफ से। और कहा गया है कि यथाशीघ्र परीक्षा तिथि भी घोषित की जाए, इससे पहले कि आचार संहिता लग जाए। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। डिग्री व प्रोविजनल प्रमाण पत्र पर आधार नंबर नहीं दे सकेंगे विश्वविद्यालय। जी हाँ, कुछ राज्यों के अंदर कुछ विश्वविद्यालय ये कर रहे थे कि वो डिग्री और प्रोविजनल प्रमाण पत्र पर आधार नंबर डालना शुरू कर दिए थे। तो यूजीसी ने सख्त हिदायत दी है कि कोई भी विश्वविद्यालय डिग्री व प्रोविजनल प्रमाण पत्र पर आधार नंबर नहीं डाल सकेगा। जी हाँ, विश्वविद्यालय किसी भी छात्र की डिग्री और अंतिम प्रमाण पत्रों प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर उसका आधार नंबर नहीं लिखेंगे। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। और एक और बड़ी अपडेट है उत्तर प्रदेश से। यहाँ उत्तर प्रदेश में अब से पहले 75 साल के जो युवा छात्र हैं वो भी स्कॉलरशिप हड़प रहे थे। जी हाँ, सरकार ने एक अच्छी पहल करते हुए अब छात्रवृत्ति के लिए मैक्सिमम जो एज है उसको निर्धारित कर दिया है। अब सिर्फ 40 वर्ष तक ही आप छात्रवृत्ति किसी भी कोर्स के लिए ले सकेंगे। 40 वर्ष से अधिक की उम्र का कोई भी आदमी अब सरकार की तरफ से दी जाने वाली पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति नहीं ले पाएगा।
कई महत्वपूर्ण बदलाव इसके अंदर किए गए हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। प्रदेश सरकार अब 40 वर्ष से ऊपर वालों को छात्रवृत्ति नहीं देगी। अभी तक छात्रवृत्ति के लिए अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। साथ ही साथ दूसरे राज्य बोर्ड से हाई स्कूल पास छात्र छात्राओं को भी छात्रवृत्ति अब सरकार नहीं देगी। इसका मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि जो दूसरे राज्यों के बोर्ड से आए हैं, आप जैसे कि दूसरे राज्य राजस्थान से, दिल्ली से, या फिर हरियाणा से, या फिर पंजाब से आप हाई स्कूल या इंटर करके आते हैं। इंटर करने के बाद आप जो है उत्तर प्रदेश में आते हैं। आप यहाँ पर बीटेक या एमबीबीएस या फिर बीयूएमएस या फिर आप बीए में एडमिशन लेते हैं या किसी और कोर्स में एडमिशन लेते हैं जो कि आप कोर्स बाहर से यानी कि किसी और राज्य से करके आए हैं, तब ऐसे छात्रों को उत्तर प्रदेश के अंदर अब छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। याद रखिएगा, जो सिर्फ यूपी और सीबीएसई या फिर जो दूसरा एक और बोर्ड है उस आईसीएसई बोर्ड है, अगर आप एसई बोर्ड से जो है आप पास आउट होते हैं तो आप उत्तर प्रदेश के अंदर छात्रवृत्ति के लिए माने जाएंगे। अगर आप बाहर से करते हैं और इन दो बोर्डों और उत्तर प्रदेश के किसी बोर्ड से नहीं करते हैं, तब आपको यहाँ पढ़ते हुए भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। और आगे जो है इसके अंदर और भी बातें दी गई हैं। केंद्रीय बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई, तो आईसीएसई बोर्ड के छात्रों को यूपी बोर्ड की तर्ज पर पाने के लिए छात्रों को डिजी लॉकर में पंजीकरण अनिवार्य होगा। जी हाँ, छात्रवृत्ति पाने के लिए छात्रों को जो है, चाहे वो सीबीएसई को हो या फिर वो आईसीएसई बोर्ड के हों, सभी को जो है वो डिजी लॉकर पर अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। उनके शैक्षिक डाटा की ऑनलाइन जांच आसानी से हो सकेगी। प्रदेश सरकार हर वर्ष करीब 50 लाख से अधिक गरीब परिवारों को छात्र छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपुत्र एवं दशम छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इसमें से 14-15 लाख अनुसूचित जाति के छात्र छात्राएं शामिल होते हैं। सरकार समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति नियमावली में कई अहम बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी सहमति दे दी है और संशोधित नियमावली जल्द जारी कर दी जाएगी। छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में यह तथ्य सामने आया था कि इस योजना में 45 से 75 वर्ष के लोगों को छात्र बनाकर छात्र की रकम हजम कर ली गई। इनमें से कई बुजुर्ग तो पेंशन पाते थे, किंतु उन्हें भी छात्र दिखाकर छात्रवृत्ति की रकम हड़प ली गई थी। सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि छात्रवृत्ति का ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान आधार नंबर डालते ही प्रमाणीकरण हो जाएगा। इससे आधार में दर्ज नाम, पता, उम्र व पिता का नाम सहित अन्य जानकारी तत्काल आपके छात्रवृत्ति फॉर्म में अपने आप अपडेट हो जाएगी। जी हाँ, इसके अलावा ऐसे छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति 500 रुपये बढ़ाने की तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। जी हाँ, और एक और बड़ी अपडेट है, आशु लिपिक के 277 पदों पर आवेदन 17 अक्टूबर से लिए जाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी विभिन्न विभागों में खाली आशु लिपिक के 277 पदों पर भर्ती के लिए 17 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आवेदन लेगा। कुल पदों में सामान्य चयन के 233, विशेष चयन के 44 पद हैं। संशोधन 15 नवंबर तक हो सकेंगे। जी हाँ, और आवेदन upsc.government.in वेबसाइट पर जाकर किए जा सकते हैं। इसके अलावा जेल वार्डर के 2833 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और एक बड़ी अपडेट करंट अफेयर से है कि इसरो ने सूर्य की ओर जो है अपना एक और अभियान छेड़ दिया है। अब चंद्रमा की फतह के बाद सूर्य की बारी है, तो सूर्य की तरफ उड़ा दिया है आदित्य। जी हाँ, इसरो ने श्रीहरिकोटा केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया है। सूरज के अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाएगा ये अभियान। 15 लाख किलोमीटर दूर यान कक्ष में स्थापित होगा। 125 दिन सफर कर मंजिल तक पहुंचेगा। जी हाँ, तो इसके जो मिशन के उद्देश्य हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और चंद्रमा के साथ साथ ये भी जो मिशन है आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवालात पूछने के योग्य है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि सूर्य की तरफ कौन सा रॉकेट उड़ाया गया है, तो ये उड़ाया गया है आदित्य। और इसके बारे में पूरी जानकारी इसके अंदर दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के 10वें दिन शनिवार को फिर से इतिहास रच दिया। देश के पहले सूर्य अभियान आदित्य L1 का श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया गया है। PSLV C57 रॉकेट के XL वर्जन से आदित्य L को सुबह 11:50 पर
लॉन्च किया गया था। तो इस अभियान का क्या नाम है, जो भारत की तरफ से सूरज की तरफ भेजा गया पहला अभियान है, तो इसका नाम है आदित्य एल। नोट कर लीजिएगा, आदित्य एल इसका नाम है। और इसको किस रॉकेट के ज़रिए से लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है PSLV-C57। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। आइए अब आगे देखते हैं। एक देश एक चुनाव की समिति गठित में कर दी गई है और इसमें अमित शाह, गुलाम नबी को भी शामिल किया गया है और अधीर रंजन ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया है। सत्ता पक्ष को अपनी हार सता रही है 2024 में, तो वो समय पूर्व चुनाव चाहते हैं ताकि वो अपनी सत्ता को बचा सकें और इसी जल्दबाजी में ये समिति गठित की गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।